अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी रूह के हिसार का दूसरा और आखिरी हिस्सा पेश खिदमत है। सुबह नाश्ते के बाद सल्जूक ने उन्हें बताया कि 7 आदमियों के लिए खाना सिर्फ दोपहर और रात तक के लिए है। दूसरे दिन के लिए उन्हें पहले से कुछ सोच लेना चाहिए। अहमद अदनान के चेहरे पे सोच की फ़िक्र नमूदार हुई और वो गंभीर लहजे में बोला, मैंने सोच लिया है, मर्दों में औरतों की निस्बत क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होती है। हम खाए पिए बिना 2-3 दिन गुजारा कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि इन 2-3 दिनों के दौरान शहर से इमदादी टीमें हमें तलाश करती हुई यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगी। अगर तुम तीनों मुझसे इत्तिफाक़ राय रखते हो तो फिर आज के बाद जहाज़ में रखी हुई खुराक को औरतों के लिए वक़्फ़ कर दो। गार्डों के चेहरे सपाट रहे, लेकिन सल्जूक के माथे पे सोच की लकीरें दिखाई देने लगीं। ताहम इसने बात करने की कोशिश नहीं की। सूरज तुलू हो गया था। रेत के बादलों की वजह से इसकी किरणें बराह रास्त जहाज़ तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसके बावजूद भी जहाज़ का ढांचा गर्म होने लगा। आसूदगी भरी हिद्दत को महसूस करने के बाद उन पर नींद का गलबा तारी होने लगा। दोनों एयर होस्टेस ने उजलत के आलम में फरह के साथ नाश्ता किया। सल्जूक और बॉडीगार्ड उन्हें ललचाई हुई नज़रों से देखते रहे। जहाज़ से बाहर का माहौल गर्द आलूद था और उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए नाश्ते के बाद वो सब सोने के लिए लेट गए। थोड़ी देर बाद जहाज़ का माहौल दोनों बॉडीगार्ड के खर्राटों से गूंजने लगा। आहिस्ते आहिस्ते गर्मी ने ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया और जहाज़ गर्मी की शिद्दत से दहकने लगा। अहमद ने हड़बड़ा के आँख खोल दी। इसे सोए हुए तकरीबन आधे घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त हुआ था। इसके जिस्म पसीने से तर था और सर के बाल माथे के साथ चिपके हुए थे। दरवाजे के पास रखी कुर्सी पे वो दोनों बॉडीगार्ड महवे ख्वाब थे। उनसे कुछ हटके सल्जूक कुर्सी पे बेसुध पड़ा था। गार्ड के होस्टर में से उनकी रिवॉल्वर बाहर झांक रहे थे। अहमद ने अपने पीछे की तरफ निगाह दौड़ाई। पिछली कुर्सियों पर दोनों एयर होस्टेस और उसकी बीवी फरह सोई हुई थी। वो बास्ता अपनी कुर्सी को छोड़ के खड़ा हुआ और गार्डों की तरफ चल दिया। वो दोनों दुनिया माफिया से बेगाना सोए हुए थे। अहमद ने आहिस्तगी से इन दोनों के होस्टर से बाहर निकले हुए रिवॉल्वर पे हाथ साफ किया और खामोशी के साथ रिवॉल्वर को अपनी जेब में डालकर अब वापस अपनी कुर्सी पे आ बैठा। सल्जूक कनखियों से इसकी हरकत पे नज़र रखे हुए था। कुर्सी पे बैठने के बाद अहमद ने खड़खड़ाते हुए गला साफ किया, फिर ऊंची आवाज़ में सल्जूक से मुखातिब होते हुए बोला, गर्मी बढ़ती जा रही है, एयर कंडीशन को ऑन कर दो। सल्जूक उठ के कारपेट में चला गया। एयर कंडीशन ऑन होते ही जहाज़ का माहौल सर्द होने लगा। सल्जूक वापस अपनी कुर्सी पे आ बैठा, फिर सरसराते हुए लहजे में बोला, जहाज़ की पावर सप्लाई 2 दिनों से ज़्यादा काम नहीं करेगी। अगर आप कहें तो इसे भी औरतों की हद तक महदूद कर दें। इसकी बात में तंज छुपा हुआ था। अहमद अदनान ने चौंकते हुए इसकी तरफ देखा, फिर सर्द लहजे में बोला, क्या ऐसा मुमकिन है? क्यों नहीं? सल्जूक ने जवाब दिया, पावर सप्लाई की तारों में रद्दोबदल पैदा के साथ एयर कंडीशन से काम करने की सलाहियतों को मखसूस हद तक महदूद किया जा सकता है और इस हुदूद का तयन करने के लिए एक इजाफी दीवार बना के एयर कंडीशन की ठंडक को इस हिस्से से बाहर जाने से रोका जा सकता है। इसकी बेसरोपा बात सुनकर अहमद अदनान के चेहरे पे झुंझलाहट के आसार नमूदार हुए। उसने बेजारी के आलम में गर्दन हिला के इनकार कर दिया, फिर इसे जहाज़ के ट्रांसमीटर की मरम्मत करने की हिदायत देके कारपेट की तरफ भेज दिया। खुद जहाज़ का दरवाज़ा खोल के बाहर के हालात का जायज़ा लेने लगा। रेगिस्तान में हवा चलनी बंद हो गई थी और आसमान गर्द आलूद था। ऐसे आलम में कोई इमदादी पार्टी रेगिस्तान का रुख करती भी तो उन्हें तलाश नहीं कर पाती। दोनों शेर दरवाजे के बिल्कुल सामने बैठे थे, लेकिन अब उनसे खौफ महसूस नहीं हो रहा था। वो उसके लिए बेज़रर थे। दरवाज़ा खुलने पे तपती हुई लू ने अंदर घुसने की कोशिश की। अहमद ने झटके के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया
और अपनी कुर्सी की तरफ चला आया। कॉकपिट का दरवाज़ा खोलकर सल्जूक बाहर निकला और इसने अहमद से मुखातिब होते हुए कहा कि इसे ट्रांसमीटर की तरह मरम्मत के लिए दोनों गार्डों की मदद दरकार है। अहमद ने असबाब में सर हिलाते हुए गार्डों को इसके हमरा कॉकपिट में जाने की इजाज़त दे दी। दोनों रिवॉल्वर की चोरी से बेखबर कॉकपिट में चले गए और अहमद ने दोबारा आंखें बंद कर लीं। कॉकपिट में दाखिल होने के बाद सल्जूक ने आगे बढ़ के दरवाजे को बंद करते हुए कुंडी लगाई और बॉडीगार्डों ने हैरत भरी नज़रों से इसकी तरफ देखा तो वो बोला, इसकी बीवी की वजह से हम पांचों मुफ्त में जलील और ख्वार हो रहे हैं। मैं क्या तुम दोनों चाहते हो कि भूख से एड़ियाँ रगड़ रगड़ के जहाज़ के ढांचे में मर जाऊं? वो ऐसा ही चाहता है, इसलिए उसने खाने को औरतों के लिए मखसूस कर दिया। इसके बावजूद भी वो तुम दोनों पे एतबार नहीं करता, जिसका जीता जागता सबूत तुम्हारे खाली होल्स्टरों में गायब रिवॉल्वर है। इसने तुम्हारी गफलत के दौरान दोनों रिवॉल्वर हथियार लिए हैं। बॉडीगार्ड ने बौखला के अपने होल्स्टर को चेक किया। वो खाली थे। उनमें से एक परेशान लहजे में बोला, क्या वो हमें ख़त्म कर देना चाहता है? लेकिन ऐसा करने से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? सल्जूक बोला, खुराक का हुसूल इंसान को जानवर बनने पे मजबूर कर देता है। जहाज़ में ज़िंदा रहने के लिए खुराक का होना निहायत ज़रूरी है और मुझे और तुम्हें ख़त्म करने के बाद वो दोनों एयर होस्टिक को भी ख़त्म करने से दुरेग नहीं करेगा। इसके बाद जहाज़ में मौजूद खुराक इसके लिए और इसकी बीवी के लिए 2-3 दिनों तक काफ़ी होगी। इस दौरान इमदादी टीम जहाज़ तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। वो दरअसल ज़िंदा रहने की मोहलत चाहता है और ज़िंदगी खाने पीने के सामान के मरहूम मिन्नत होती है। दूसरे गार्ड ने सवालिया लहजे में पूछा, तुम्हारे ख्याल में हमारा अमल क्या होना चाहिए? सल्जूक बोला, इससे पहले कि वो हमें ख़त्म करे, हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए। जहाज़ के बाहर भटकती हुई रूह भी यही चाहती है। इन दोनों के मरने के बाद करीबी आबादी कर रसाई मुश्किल साबित नहीं होगी। अगर तुम दोनों तैयार हो तो मेरा साथ देने की हामी भरो, बाकी मैं संभाल लूँगा। पहला गार्ड परेशान लहजे में बोला, हम दोनों के रिवॉल्वर के उसके पास है, हम निहत्थे होकर इसका मुकाबला कैसे करेंगे? सल्जूक ने जवाब दिया, हमें इसके सोने का इंतज़ार करना पड़ेगा। बेखबरी के आलम में उसकी जेबों से रिवॉल्वर बाहर निकलना मुश्किल नहीं होगा। एक दफ़ा रिवॉल्वर हमारे कब्ज़े में आ गए, फिर समझो जहाज़ के ढांचे पे हमारी हुकूमत होगी। दोनों गार्डों ने असबाब में सर हिला दिया और सल्जूक दरवाज़ा खोल के बाहर झांकने लगा। अंदर अहमद अदनान के दिमाग में ज़ोरदार धमाका हुआ और इसने हड़बड़ा के आंखें खोल दी। सल्जूक और दोनों गार्ड की कुर्सी के पास खड़े थे। इनके हाथों में रिवॉल्वर थे, जिनकी नाल का रुख इसकी तरफ था। तीनों के चेहरों पे नफरत से भरपूर तासुर थे। कॉकपिट का दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। अहमद ने अपनी जेब में से हाथ डाला, वहाँ रिवॉल्वर नहीं था। इसके साथ वाली सीट पर फरा बैठी थी। इसका चेहरा दूध की मानिंद सफ़ेद हो रहा था। दोनों एयर होस्टेस इसके पीछे खड़ी थी। सल्जूक की आवाज़ जहाज़ में गूंजी, जनाब मेहरबानी करके खड़े हो जाएं। अगरचे हम पांच अपने रवैये पर नादिम हैं, ताहम भूख और प्यास के सामने नदामत और एहतराम की कोई हैसियत नहीं होती। फिर रेगिस्तान में भटकती हुई रूह का तकाजा भी यही है कि वो फरहा की मौत चाहती है। सद्दाम सपाट लहजे में बोला, सल्जूक तुम फजूल में वक्त ज़ाया मत कर रहे हो। एक साइड पे हो जाओ, मैं फ़ायर करने लगा हूँ। इसकी बात अभी मुकम्मल ना हुई थी कि फरहा बेख्तियार अहमद के आगे आ खड़ी हुई। फिर जज्बात से भरपूर आवाज़ में बोली, इस तमाम किए धरे की कसूरवार मैं हूँ, इसलिए मरना भी मुझे चाहिए। मेरा शौहर बेकसूर है, खुदा के लिए मेरे किए की सज़ा इसे ना दो। अहमद अदनान का जिस्म फरहा के पीछे तकरीबन छुप के रह गया, इसलिए इतना मौका काफ़ी था। जहाज़ के फर्श पे कुर्सियों का अंबार लगा हुआ था। ये कुर्सियाँ साइज़ में काफ़ी बड़ी थीं और वज़न के लिहाज से भारी। अहमद ने करीब तरीन कुर्सी को दोनों हाथों में उठाया और फरहा के सर के ऊपर से इन तीनों पे फेंक दिया। आम हालात में शायद वो इतनी भारी कुर्सी को उठाकर इतनी दूर फेंकने के मुतालिक सोच भी नहीं सकता था, लेकिन नाजुक हालात में वो इनके अलावा और बहुत कुछ करने के लिए आमादा था।
कुर्सी पूरी ताकत के साथ सद्दाम सल्जूक के जिस्मों से टकराई और दोनों जा गिरे। एयर होस्टेस और फराह हैरत भरी निगाहों से माहौल में फैली अफरा तफरी को देख रही थीं। अहमद ने धक्का देकर फराह को अपने सामने से हटाया और ज़मीन पर गिरे हुए रिवॉल्वर को फुर्ती से हाथ में उठा लिया, जो सद्दाम के हाथ से छूटकर नीचे गिरा था। रिवॉल्वर के हाथ में आते ही इसने इसका रुख ज़मीन पे बेतरतीब पड़े सल्जूक और बॉडीगार्डों के जिस्मों की तरफ कर दिया। फिर गुर्राते हुए बोला, दूसरा रिवॉल्वर फराह की तरफ उछाल दो वरना मैं गोली चला दूंगा। जब्बार ने मशीनी अंदाज में रिवॉल्वर फराह की तरफ फेंक दिया। अहमद अदनान ने इसकी फर्माबरदारी को सराहा और तीनों को कॉकपिट में जाने के लिए कहा और वो तीनों दरवाज़ा खोल के कॉकपिट में चले गए। फरहान ने आगे बढ़ के दरवाजे को कुंडी लगा दी और तवील सांस लेते हुए अहमद के करीब आ खड़ी हुई। अहमद ने इसे दिलासा दिया और करीबी कुर्सी पे ढेर हो गया। दोनों रिवॉल्वर इसकी जेब में थे। हालात नहायत पेचीदा और गिरफ्तार होने लगे थे। रेगिस्तान से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था और जहाज़ के अंदर खुराक का ज़ख़ीरा नहायत महदूद। इसके अलावा जहाज़ में महवे सफ़र तमाम अफराद इसकी बीवी के जान के दुश्मन बन गए थे। वो अकेले उनके साथ कब तक मुकाबला करता। आखिरकार इसको थक हार के अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ना था। एयर होस्टेस हालात की तलखी को कम करने के लिए किचन से मशरूब के गिलास लेके आई। अहमद ने इनके हाथों से गिलास लिया और चुस्कियाँ लेके पीने लगा। दिन गुजर गया और रात सर पे आ गई। फराह और एयर होस्टेस ने रात का खाना तनावुल किया, फिर कुर्सियों पे बैठकर ऊँघने लगी। अहमद को कुछ खाए हुए एक दिन गुजर चुका था। इसे शिद्दत के साथ भूख का एहसास हो रहा था। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो आंखें बंद करके कुर्सी पे बैठा हालात की बेहतरी के मुतालिक सोचने लगा। रात के आखिरी पहर तक से नींद ना आई, लेकिन सुबह के करीब वो सो गया। फिर खटके की आवाज़ से इसकी आंख खुली। इसने चौंक कर सामने की तरफ देखा। दोनों एयर होस्टेस दबे कदमों कॉकपिट की तरफ बढ़ रही थी। अहमद ने जेब में हाथ डाला। दोनों रिवॉल्वर अंदर थे। इसने एक रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया और मैगज़ीन खोलकर गोलियां चेक करने लगा। मैगज़ीन में 6 गोलियां थी और जहाज़ में 5 अफराद थे। एक गोली बाकी बची थी। अब इसके पास इसके अलावा चाराकार बाकी नहीं बचा था कि फरहा को वो शिराज की रूह के हिसार में जाने से बचाने के लिए इन 5 का खात्मा कर दे। एयर होस्टेस ने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर मौजूद तीनों अफराद को अहमद और फराह की लाइलमिल के मुताबिक बताने लगी। वो तीनों कॉकपिट में से निकल के जहाज़ के अंदरूनी हिस्से में आ गए। अहमद कनखियों से इनकी आमदरफ्त पर नज़र रखे हुए था। इसने फुर्ती के साथ खड़े हुए बेदुरेक गोलियां चलानी शुरू कर दी। तीनों के वजूद हवा में उड़े, दरवाजे के पास जा गिरे और बिस्मिल कबूतर की तरह तड़पने लगे। एक गोली साइड दरवाजे के पास खड़ी एयर होस्टेस को लगी। वो भी चीखती हुई ज़मीन पर गिर गई। दूसरी जहाँ थी वहीं जम के खड़ी हो गई। लड़की का हदफ बनाना अहमद को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। इसने रिवॉल्वर का रुख दरवाजे के पास खड़ी हुई थर-थर कांपती हुई एयर होस्टेस की तरफ कर दिया। इसके रिवॉल्वर में 2 गोलियां बाकी थीं। अभी वो ट्रिगर दबाने का इरादा कर ही रहा था कि इसे अपने पीछे किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। इसने पीछे मुड़कर देखा। फराह ज़मीन पे चारों शाने चित पड़ी थी। अहमद ने घबराहट के आलम में रिवॉल्वर को कुर्सी पर रखा और आगे बढ़ के फराह को ज़मीन से उठाने लगा। वो दोनों का गार्ड और एयर होस्टेस को मरते देखकर खौफ से बेहोश हो गई थी। अहमद ने इसे बाहों में उठा के कुर्सी पे बिठाया और उसके करीब बैठ के इसके गाल थपथपाने लगा। वो कॉकपिट के पास खड़ी हुई एयर होस्टेस को फरामोश कर बैठा था। एयर होस्टेस ने बढ़ के कुर्सी पे रखे हुए रिवॉल्वर को उठाया और इसका रुख अहमद की तरफ करने के बाद ट्रिगर दबा दिया। गोली अहमद के सीने पे लगी। वो पीछे की तरफ गिर गया। एयर होस्टेस ने आखिरी गोली ज़मीन पे बेसुध पड़ी फरहा के चेहरे पे दाग दी। वो तड़प के जहाँ थी वहीं ढेर हो गई। एयर होस्टेस ने थके हुए अंदाज में रिवॉल्वर को ज़मीन पे फेंक दिया और सर को दोनों हाथों में थाम के ज़मीन पे बैठ गई। अहमद के जिस्म में जान बाकी थी। इसने आंखें खोल के फरहा की तरफ देखा। वो खून में लथपथ करीब ही पड़ी थी।
नफ़रत की शदीद लहर से इसे अपने रगों पे में दौड़ती हुई महसूस हुई। इसने जेब में हाथ डाल के दूसरा रिवॉल्वर बाहर निकाला और इसका रुख एयर होस्टेस की तरफ करते हुए ट्रिगर दबा दिया। एयर होस्टेस का जिस्म स्प्रिंग लगे हुए खिलौने की मानिंद उछला और कुर्सियों के दरमियान जा गिरा। रिवॉल्वर अहमद के हाथ से छूट के फर्श पे गिरा और इसके जिस्म से रूह निकल गई। मिस्र का सर्चिंग जहाज़ हेलीकॉप्टर 2 दिनों से रेगिस्तान में 714 को तलाश कर रहा था, लेकिन रेगिस्तान के चंद हिस्सों के अलावा से जहाज़ कहीं नहीं दिखाई दिया। रेगिस्तान के इन चंद हिस्सों पर गर्द गुबार के बादल छाए हुए थे, जिनकी बदौलत हेलीकॉप्टर को नीचे ले जाना मुमकिन नहीं था। फिर अचानक ये गर्द गुबार के बादल छट गए और पायलट को रेगिस्तान में लोहे की चमक दिखाई दी। उसने ट्रांसमीटर पे मिस्र के हवाई टावर से राब्ता कायम किया और उन्हें मुतला करने लगा। जनाब, स्पेशल टीम से 1113 बात कर रहा हूँ। मैं रेगिस्तान के मखसूस हिस्से पे छाए हुए गर्द गुबार के बादल छटने लगे हैं और मुझे नीचे जहाज़ का ढांचा दिखाई दे रहा है। मैं स्पेशल टीम के हमरा हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने लगा हूँ। हवाई टावर से जवाब मौसूल हुआ, फ़ौरन नीचे उतर के हालात के मुतालिक हमें इन्फॉर्म करो और ट्रांसमीटर को बंद नहीं करना। 1113 ने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारना शुरू कर दिया। इसे वहाँ जो कुछ दिखाई दिया वो इसकी तफसील हवाई टावर में बैठे अफराद को मुतला किए जा रहा था। जनाब, मैं 714 को तलाश कर चुका हूँ। जहाज़ एक पहाड़ी टीले में दफन है। इसकी हालत ज़्यादा ख़राब नहीं है। मैं स्पेशल टीम के हमरा अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रांसमीटर पर खामोशी तारी हो गई। कुछ देर बाद इसकी हरियासा आवाज़ सुनाई दी। जनाब, गज़ब हो गया। जहाज़ के अंदर हर तरफ खून बिखरा हुआ है। वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा। उन्होंने एक दूसरे को गोली मार के हलाक कर दिया। कंट्रोल टावर से सवाल पूछा गया, क्या वहाँ इर्द गिर्द कोई जिंदा मौजूद है जो उन्हें कत्ल कर सके? 1113 ने जहाज़ के इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा है और मलगजा अंधेरा तारी होने लगा था। इसे जहाज़ से काफ़ी दूर रोशनियाँ दिखाई दी। इसने खौफज़दा लहजे में हवाई टावर को बताया, जहाज़ के इर्द गिर्द कोई नहीं है, लेकिन रेतीले टीलों के पास मुझे कुछ रोशनियां दिखाई दे रही हैं। मैं टीम के चंद साथियों के साथ वहां जाकर हालात के मुतालिक मालूम करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास जेबी ट्रांसमीटर है। बाकी के हालात मैं इस पर बयान करूंगा। इसकी आवाज़ आना बंद हो गई। 15 मिनट बाद इसने दोबारा कंट्रोल टावर से रब्ता किया और खौफज़दा लहजे में उन्हें बताया, जनाब, बात कुछ माकुल फितरत और गैर यकीनी है। मैं रोशनियों के मरकज़ तक पहुंच चुका हूं। जहाज़ 15 के करीब मिशल रोशन है और लेकिन इर्द गिर्द कोई भी नहीं है। मुझे 3 इंसानों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कंट्रोल टावर से सवाल पूछा गया, उनकी बातचीत से बाखबर करो। 1130 ने उन्हें जो कुछ बताया वो यूं था, शौहर के होते हुए शिराज, तुम इसकी बीवी के वजूद पे कब्ज़ा नहीं कर सकते। पहले मैं बेबस था, लेकिन अब मुकाबला बराबर का होगा। किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वो हंसने वाला तंजिया लहजे में बोला, अहमद अदनान, तुम कौन से वजूद की बात कर रहे हो? तुम्हारा और फरा का वजूद ख़त्म हो चुका है। अब हम तीनों हवा में मुश्तमिल रूहें हैं और मैं हर लिहाज से तुम दोनों की रूहों से बेहतर हूँ। तुम मेरे और फरा के दरमियान में से हट जाओ। अहमद अदनान की आवाज़ सुनाई दी। अगर मैं हटने से इनकार कर दूँ तो? इसके बाद चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। 1113 ने घबरा के हेलीकॉप्टर की तरफ भागना शुरू कर दिया। जहाज़ के ढांचे के करीब स्पेशल टीम काम मुकम्मल कर चुकी थी, लेकिन वो जानने से यकसर कासिर थे कि जहाज़ की क्रैश लैंडिंग की वजह क्या थी। और ज़िंदा बच जाने के बाद मुसाफिरों ने एक दूसरे पे फायरिंग क्यों की? इस राज के मुतालिक सिर्फ जहाज़ के मुसाफिर जानते थे और वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।